ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है प्रोग्राम सलाम जेके में। और प्रोग्राम सलाम जेके में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। और प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरीके से हमने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम ब्रिज का काम करेंगे इंतज़ामिया और लोगों के बीच, और जिस तरीके से बात को लिया जा रहा है कि लोगों में एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि लोगों तक हकीकत और लोगों तक ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाने के लिए हमारा मकसद होता है। और जिस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया, और पिछले 2 दिन के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है और इन पाबंदियों में मज़ीद सख्ती की गई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के सामने हालात ऐसे हैं कि लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती करनी पड़ रही है। और इस सख्ती का मकसद सिर्फ इतना है सरकार के पास कि लोगों के जान की हिफाजत कैसे की जाए, क्योंकि इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हालात सही नहीं है, तभी जाकर इंतज़ामिया ऐसे सख्त फैसले लेती है। लेकिन इससे पहले कि हम लॉकडाउन पे बात करेंगे कि लॉकडाउन से क्या कुछ सामने आ रहा है और लॉकडाउन कितना मुफीद है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, सबसे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात किस कदर रहे और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है, किस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं, उसके बाद लॉकडाउन पे भी आते हैं। चलिए फटाफट से कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया, हेल्थ अथॉरिटीज़ क्या कुछ कह रही है मौजूदा सूरत हाल के बीच। इस वक्त कोरोना के हवाले से जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार है इंतजामिया के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 3027, काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन ये 7-8 दिनों के बाद हुआ जब बहुत कम केसेस आए हैं, 5500-5000 के आसपास जाया करते थे। 60 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटों में, ये रात 12 बजे से पहले के आदाद शुमार है। उसके बाद मजीद इसमें इजाफा भी देखा गया है। लेकिन अच्छी खबर जो अब तक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस सब के बीच में है वो ये कि यूटी के अंदर जहां पर 3027 केसेस की तस्दीक हुई, तो 3800 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव जो थे, जो सेहतियाब होकर अस्पतालों से जिनकी छुट्टी हो गई है, यानी सेहतियाबी की शरह में अब इजाफा हुआ। 79.78% थी, वो बढ़कर इस वक्त लगभग 82% के आसपास गई हैं। 3814 लोग जो कोविड पॉजिटिव हुए थे वो अब वापस नेगेटिव होकर घरों को लौट गए हैं। इसके अलावा पिछले जो 24 घंटे बीते हैं उसमें अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जम्मू या कश्मीर के शहरी नहीं, बल्कि बाहर के शहरी जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे वो भी कोविड का शिकार हुए हैं। नेपाल से, मध्य प्रदेश से, बाकी रियासतों से, लेह के अंदर, लद्दाख में जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, इसके साथ साथ अमवात भी हुई। वहीं 5 लोग जिनकी 32 से 45 तक उम्रें थी वो पिछले 24 घंटों के दौरान जाँ बहक हुए हैं। एक्स फाइनेंशियल कमिश्नर, 4 फैमिली मेंबर्स, जो इनके साथ 13 डॉक्टर जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, यानी तिब्बी अमले के लोग भी अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उनकी भी हिफाजत अब यकीनी बनाने के लिए जो कुछ कहा जा रहा था शायद वो नहीं हो पा रहा है। 3 सरकारी टीचर्स, 2 अलग डॉक्टर्स कोविड-19 के बीच जो कि जम्मू जिले से कोविड-19 की वजह से चल बसे, कुल मिलाकर 4 डॉक्टरों की मौत, ये अब तक की सूरत हाल है। लद्दाख के अंदर जहां पर 248 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जरूर सेहतियाब इससे कहीं ज्यादा हुए हैं, लेकिन काफी दिनों के बाद ये परसेंटेज ऊपर गई है और 248 लोग पिछले 24 घंटों में लद्दाख के अंदर मुतासिर हुए हैं। चलिए, ये जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आंकड़े आसिफ आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन अब बात करेंगे लॉकडाउन की। अगर हम लॉकडाउन की बात करेंगे तो लॉकडाउन के बाद कई सारे सवालात भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलात जो लोगों को दरपेश हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इंतज़ामिया पे सवालात भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे लॉकडाउन की, आपको याद होगा जब दिल्ली में दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो दिल्ली के वज़ीर आला जो है अरविंद केजरीवाल जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा किया कि लॉकडाउन से दिल्ली में किस हद तक कोरोना मामलों पर जो है अंकुश लगाया गया, रोक लगाई गई, और जो आंकड़े आ रहे थे गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान वो किस तरीके से कम किए गए हैं, और उसका नतीजा है कि हमने लॉकडाउन अमल में लाया। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर जब हमने 2 हफ्तों के दौरान देखा था कि कोरोना मामलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था और सबसे ज़्यादा जो कोरोना मामले वो ज़िला श्रीनगर से सामने आ रहे थे, और श्रीनगर से सामने इस कदर मामले आ रहे थे कि तशवीशनाक मामले सामने आ रहे थे। इस बीच श्रीनगर इंतज़ामिया ने
पाबंदियों में मजीद सख्ती बरती है और हमने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर की ओर आने वाले रास्तों को सील किया गया था। अब क्या इन सख्तियों से शहर श्रीनगर और ज़िला श्रीनगर के अंदर कोरोना मामलों में कमी आई है? क्या ये लॉकडाउन बेहतरी की ओर जा रहा है? ये हम आप तक पहुंचाएंगे। आसिफ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आंकड़े अब सामने आ रहे हैं और उसके बाद हम अपने साथी अमजद खान के पास भी जाएंगे और मजीद तफसीलात आपको पहुंचाएंगे। पहले आदादोशुमार खबर बड़ी अहम यह है कि श्रीनगर के लोगों के लिए राहत है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में बड़ी खबर इसलिए कि श्रीनगर के अंदर जहां पर केसेस थोड़े से कम हुए हैं, काफी दिनों के बाद ये एक अरसा बीत गया था, ऐसा महसूस हो रहा था कि श्रीनगर जिले के अंदर पॉजिटिव केसेस इस वक्त सामने नहीं आ रहे। और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर जिले से, जहां पर तकरीबन 3 हफ्तों के बाद ये देखा गया कि केसेस डिप कर रहे हैं। केसेस में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के आदादोशुमार बताते हैं कि 380 के करीब केसेस जम्मू कश्मीर के इस खास जिले से जो अब तक सरे फहरिस्त रहा। अमवात सबसे ज्यादा हुई है। ड्यूटी के लिए देखेंगे आप 3000 से ऊपर इस वक्त लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला इंतजामिया श्रीनगर ने फिलहाल किसी भी तरह की यहां पर नरमी नहीं बरती है। इन सब के बीच में देखा गया कि बंदिशों का जो दिल्ली का जिक्र अमीन कर रहे थे, उसी तरह का डबल म्यूटेंट वायरस कहीं मजीद लोगों को अपना शिकार ना बनाए। इंतजामिया ने जो इकदाम किए थे, थोड़ा सा उसका असर शायद इन 3 हफ्तों के दौरान अब देखने को मिला। बिल्कुल, अगर ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ज़िला श्रीनगर के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल हमारे साथ श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथी अमजद खान मौजूद है। अमजद, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की, और मौजूदा सूरत हाल के बीच माहिरीन के मशवरों और माहिरीन ने जो खदशा जाहिर किया था कि डबल म्यूटेंट जो वायरस है ये कितना ख़तरनाक है, और ये लहर, पहली लहर के बाद दूसरी लहर जो आई है, अगर लोग एहतियात ना बरतें, किस कदर पिक्चर हमारे सामने आने वाले दिनों में होगी। लेकिन इस बीच अगर हम ज़िला श्रीनगर की बात करेंगे और ज़िला इंतज़ामिया की श्रीनगर की बात करें, तो जिस तरीके से आंकड़े आ रहे थे, जिस तरीके से कोरोना मामले सामने आ रहे थे, वो काफ़ी परेशान कुन थे। और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, पाबंदियाँ मज़ीद सख्त की गई है। नतीजा यह है कि आज काफ़ी दिनों के बाद शहर श्रीनगर और पूरे ज़िला श्रीनगर के अंदर मामलों में कमी देखने को मिल रही है। एक तरफ से खुशखबरी शहर श्रीनगर के लोगों के लिए, दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने एक आगे का लाएअमल रोड मैप किस तरीके का तैयार किया है ताकि आम लोगों को भी परेशानी ना हो, और ये आंकड़े जो है, जो मामलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, इसमें मजीद कमी की तवक्का की जा सके। अमीन, लगातार अगर हम बात करें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, तो जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है। लॉकडाउन लगा हुआ है और किसी भी तरह की नरमी ना प्रशासन बरतना चाहता है और ना अभी के लिए बरत रहा है, क्योंकि हमने 72 घंटे पहले की जो तस्वीर देखी थी श्रीनगर की, उसके बाद जो आंकड़े सामने आए, 4000 केसेस 2 दिन लगातार पॉजिटिव आए, 4500 केसेस तक चले गया था। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद तस्वीर आने वाले दिनों में और खराब होगी, लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें, तस्वीर में थोड़ा सा सुधार दिख रहा है। लेकिन इस सुधार को एक्सेप्ट करने से पहले अमीन, मैं कुछ आंकड़े सामने आपके रखना चाहूंगा जो बीते हम लोग 3 दिन की अगर बात करें, उनसे हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये आंकड़े कम होने की आखिर वजह क्या है। क्योंकि लॉकडाउन लगातार चल रहा है 3 हफ्ते से, वो शायद असर ना हो केसेस के कम होने का, ये आंकड़े इस चीज को बताते हैं। अगर आप 12 मई के केसेस देखें, तो 12 मई में जितने केसेस पॉजिटिव आए थे, उनकी टेस्टिंग की अगर हम बात करें कि कितने सैंपल्स टेस्ट हुए थे, तो लगभग 44,500 सैंपल्स टेस्ट हुए थे 12 मई को पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। 13 मई को 45,000 केसेस टेस्ट हुए थे। लेकिन कल के दिन में टेस्टिंग में भी कमी देखने को मिली है, यानी 44,000 नहीं, 45,000 नहीं, पूरे लगभग 14,000 केसेस का कमी देखने को मिला है। टेस्टिंग सैंपल्स की कमी देखने को मिली है, क्योंकि कल के तारीख में 31,000 टेस्ट हुए हैं खाली, यानी 14,000 टेस्ट की कमी देखने को मिली है। ये वजह भी हो सकती है कि कोविड-19 के जो नंबर्स हैं वो कल के दिन में कम आए हैं, क्योंकि अगर आप 13 तारीख की रिपोर्ट की बात करें तो श्रीनगर के अंदर 872 केसेस पॉजिटिव आए थे, और 14 तारीख को एक ही दिन के बाद 24 घंटे के अंदर महज 300 केसेस का पॉजिटिव आना, ये चौंका देने वाले आंकड़े हैं। क्योंकि अगर लॉकडाउन का असर होता
तो ये बात जरूरी थी कि पिछले 3 हफ्ते से हम लोग लगातार गिरावट देखते नंबर्स में, लेकिन वो देखने को नहीं मिली है। अगर आप 48 घंटे की भी बात करें तो लगातार धीरे धीरे गिरावट नहीं आई है केसेस में। अब्रप्टली एक ऐसी गिरावट आना 2 वजह हो सकती हैं, या तो टेस्टिंग में कमी हुई है, या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है और ईद का त्योहार बीते 2 दिन से मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसकी वजह से भी लोग टेस्टिंग के लिए कम जा रहे हैं। हो सकता है कि उसकी वजह से भी जो टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उनमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये है श्रीनगर के लिए कि 300 के पास आकर के केसेस रुक चुके हैं, जहां बीते अगर हम लोग 24 घंटे पहले की बात करें तो 1000 के आसपास केसेस जाकर रुक रहे थे। उसके बाद 800 भी हमने देखे हैं। कुछ दिन पहले जो लोवेस्ट गया था वो 800 केसेस गए थे पिछले 3 हफ्ते के अंदर। अब श्रीनगर का प्रशासन लगातार इस चीज को भी नजर में रखे हुए है कि शायद टेस्टिंग की कमी की वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बिल्कुल अमजद, आपकी जैसे ही बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि एक तरफ से जहां सख्त लॉकडाउन अमल में लाया गया, वहीं पर अगर 13 मई को जो जिस तरीके से टेस्टिंग हुई, उसके बाद जो आंकड़े सामने आए, कल की अगर हम बात करेंगे 14 मई की, तो टेस्टिंग भी कम हुई है और आंकड़े भी कहीं ना कहीं कम आए हैं। एक ही 24 घंटों के अंदर ऐसा किस तरीके से मुमकिन हुआ? शायद लॉकडाउन या टेस्टिंग कमी दोनों मामले हैं कि जिससे ये कमी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल खुशखबरी श्रीनगर के लिए यही है कि बिल्कुल परसों के मुकाबले में कल जो आंकड़े आए वो बिल्कुल कम आए। लेकिन इस बीच अमजद आपसे जानना चाहूंगा, एक हवा बनाई जा रही है कि लॉकडाउन के बाद जो गरीबी से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग हैं, यकीनन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो दिन में कमाते थे, शाम को खाते थे, उनके लिए बहुत कठिन होता है ऐसे में दिन गुजारना। लेकिन जिस तरीके से ईद से पहले 2 दिन हमने देखा लाल चौक के अंदर, जो आपने भी कवर किया था और आपने भी नाजरीन तक पहुंचाया था, कि निजी गाड़ियों की एक कतार बनी हुई थी। सेंट्रो गाड़ियां थी, स्कॉर्पियो गाड़ियां थी। एक गरीब बंदे के पास, जिसके पास खाने के लिए एक टाइम का निवाला भी नहीं होता है, वो सेंट्रो में आकर लाल चौक में घूम नहीं सकता है। बल्कि अगर वो रोजी रोटी के लिए घर से निकलेगा तो वो कोशिश करेगा मुझे एक दिन का या एक टाइम का खाना मिले ताकि मैं अपने परिवार के साथ उस खाने को खा सकूं। एक हवा बनाई जा रही है, क्या यह हवा सही है? गरीब लोगों को वाकई आज के दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या एक हवा बनाई जा रही है एक खास तबके की तरफ से ताकि वो बाजार में आकर अपने काम को सरअंजाम दें? देखिए आसिफ, अगर आप बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल लोगों की बात करें जो हमारे शहर में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ओवरऑल अगर कहें तो हर शहर में मौजूद हैं, हर सिटी के हर कोने में मौजूद हैं। वो लोग जो दिन में कमाते हैं, रात में खाते हैं, शहर में हर जगह मौजूद हैं। आप रेडी वालों की बात करें, कुछ दुकानदारों की बात करें, या फिर आप सेल्समैन की ही बात कर लें, जो किसी बड़े शोरूम में ही सेल्समैन क्यों ना हो, जिनकी तनख्वाह महीने की 5000 रुपए तक की होती है, उनको भी आप डेली वेजर ही कह सकते हैं। अब ऐसे लोगों की सफरिंग्स हर बार होती है। आप साल 2019 की बात करें, साल 2020 की बात करें, आप साल 2021 की बात करें, ये लोग लगातार सफर कर रहे हैं। लेकिन इसमें सराहना करी जानी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि लगातार कोशिशें हमने देखी। साल 2020 में भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डोर स्टेप पर ऐसे लोगों को खाना राशन पहुंचाया ताकि उन्हें बाहर ना आना पड़े और दूसरी तरफ से उन्हें भूखा ना सोना पड़े रात। बिल्कुल यही चीजें हमने कल भी देखी हैं। साल 2021 में भी श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद कई सारे इलाकों में राशन किट्स लेकर देखे गए, एक प्राइवेट गाड़ी में बिना सिक्योरिटी के देखे गए, जगह जगह पर लोगों को राशन बांटते हुए। वहीं दूसरी तरफ एलजी गवर्नमेंट भी कई सारे अलग अलग पैकेजेस लेकर के आ रही है। हमने देखा है कि बीते 24 घंटे में भी एक ऑर्डर निकाला गया कि टूरिज्म रिलेटेड जितने लोग हैं, जो शिकारा वाले हों या अन्य लोग हों, उन्हें 3 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी प्रोवाइड किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की नजर है इन लोगों पर और आने वाले समय में शायद ऐसा हो कि प्रशासन कुछ बड़े फैसले लेकर आए ऐसे लोगों के लिए। और आपने जहां बात की है कुछ लोगों की जो फायदा उठाने की बात कर रहे हैं हवा चलाकर, तो वो एक रूटीन है जम्मू कश्मीर के अंदर कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए एक ऐसी हवा चला लेते हैं कि जिसका नुकसान भी होता है, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो उसकी हवा चलाते हैं। इसलिए लोगों को ऐसी हवाबाजियों के चक्करों में नहीं आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है उसे एनफोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, जिनकी हम बात कर रहे हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग, जब लॉकडाउन हुआ इन्हीं की जबानी थी कि जब जान बचेगी तब ही तो खाने पीने को कुछ करेंगे। तो ये उन्हीं लोगों की आवाज है। चलिए अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन इस बीच कोरोना मामलों के बीच बात करेंगे जिला बड़गाम की। और जिला बड़गाम के अंदर लोगों का मानना था कि काफ़ी अरसे पहले इंतज़ामिया ने वहाँ पर एक ज़मीन मुश्ख़स की थी ताकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क़याम जो है उसकी इमारत
तामीर की जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन चंद रोज कबल जब डीआरडीओ की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि 500 बिस्तरों वाला अस्पताल जिला बडगाम के अंदर कायम किया जाएगा, तो बडगाम के कोने कोने से लोगों के जो खुशी का ठिकाना वो नहीं रहा। लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि ये खुशी ज्यादा देर अब टिक नहीं पाई। बिल्कुल, बडगाम से जो इतलात मौसूल हुई थी कि जिस तरीके से इंतजामिया ने 2 स्पेशल जिम्मेदारियां दी थी डीआरडी को, खास तौर से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जम्मू और श्रीनगर के अंदर अस्पताल बनाने की तैयारी थी, लेकिन बडगाम के अंदर भी एक खास अस्पताल बनाने की तैयारी, जहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर्स या बाकी चीजें जो तिब्बी साजो सामान था वो पहले से पहुंचाने की तैयारी थी। और पिछले दिनों इस सब के लिए जो पेड़ों की कटाई भी बड़े पैमाने पर की गई, दरख्त काटे गए सिर्फ इसलिए कि आर्जी तौर पर फिलहाल यहां पर जो शेड की शक्ल में जो कोविड अस्पताल बनाया जाएगा, बाद में हो सकता है कि इसको परमानेंट कर दिया जाएगा और रेगुलर बेसिस पर यहां मरीजों का इलाज होगा। लेकिन ये सब नजारे 3-4 दिन पहले के हैं और आज फैसला ये कि अब इसे खन्मो, अवंतीपुरा या दूसरी जगह मुंतकिल करने का जो फैसला लिया गया है, जिसके बाद बडगाम के अंदर अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ नज़ीर अहमद खान साहब जो कि डीडीसी चेयरपर्सन है, वो भी बराह रास्त वहां से मौजूद है। नज़ीर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। चंद रोज कबल इंतजामिया की जानिब से बडगाम के लोगों को एक खुशखबरी दी थी, हालांकि खुशखबरी नहीं बल्कि काम भी शुरू हुआ। जिस तरीके से आसिफ ने कहा, किस तरीके से दरख्तों की कटाई की गई है, सड़क को तामीर किया जा रहा था, ड्यू काम खुद वहां पर मौके पर आए। अब इस वक्त अवामी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, तो ये इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता था कि सियासत की नज़र हो रहा है या सियासी इस्तेसाल हो रहा है। अब नज़ीर अहमद खान साहब इस फैसले को कहां पर देखते हैं और कैसे देखते हैं? कल तक बडगाम के अंदर, अब खबर सामने आ रही है बडगाम के अंदर नहीं है, शहर श्रीनगर के अंदर कहीं पे इस अस्पताल का कयाम अमल में लाया जा रहा है। शुक्रिया आनंद साहब कि आज मुझे मौका मिला आपकी इस चैनल की वसातत से जिला बडगाम का एक बहुत ही अहम और नाजुक पेचीदा मसला जो इस वक्त की सरकार ने खड़ा किया है के बारे में मैं अपनी राय रखूं। जी, जिला बडगाम श्रीनगर के बिल्कुल बगल में वाक़ है, बहुत ही पसमानदा इलाका है, डाउन ट्रॉडन एरिया है। कुछ 15-20 दिन पहले एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और डीआरडी के जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एडिशनल चीफ इंजीनियर, जिनका नाम रविंद्र कुमार है जी, एक मीटिंग हो गई कि यूटी के अंदर में 2 कोविड सेंटर्स बनाए जाएं जिसमें 500 बेड बिल्कुल पेशेंट के लिए लगाए जाएं। जम्मू में कहीं एक जगह उन्होंने मुंतकिल की और श्रीनगर में बडगाम जी। और बडगाम का जहां तक ताल्लुक है, हैरानगी की बात है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल ये कौन से आईएएस ऑफिसर हैं, ये कौन से कमिश्नर साहिबान हैं जिन्होंने उस जगह को रिजेक्ट किया जो 100% फिजिबल है और उस जगह को कोविड सेंटर कायम करने जाते हैं जिसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है। मैं आपको सवाल करता हूं, आपने मेरा हल्का बोझ आसान कर दिया कि जहां हमने इनको जमीन दी थी वो कोई 67 कनाल लैंड है जी। सारे ऑफिसर्स आ गए, उन्होंने वहां चेक करके उसका अप्रोच रोड, इसका नियरेस्ट होना, पेशेंट केयर्स के लिए सहूलियात, सब कुछ देखकर परमिशन दे दिया कि यहां पर काम शुरू किया जाए। जी, ये हमारी जमीन कहां पे है? जहां रेलवे स्टेशन है, जहां एयरपोर्ट बिल्कुल बगल में है। नजीर साहब, इंटरनेशनल पेशेंट्स नजीर साहब, जो हमारे भाई यहां मेहमान आते हैं, नजीर साहब, वो भी आप इसमें एक बगल। नजीर साहब, आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, आगे का लायामल आपका क्या रहेगा? किस तरीके से आप इंतजामिया के आला हुकाम के साथ इस मामले को उठाएंगे? अपना स्टैंड, सरकार, मुझे अफसोस है कि सरकार कैसा फैसला कर रही है कि उस जगह को जहां रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास है, क्या यह फिजिबिलिटी नहीं है? जहां एयरपोर्ट बिल्कुल बगल में है, क्या यह फिजिबिलिटी नहीं है? और आप वहां ले जा रहे हैं
जहां सीमेंट फैक्ट्रियां चल रही है, जी जहां माचिस फैक्ट्री चल रही है, जहां पोल्यूशन दुनिया भर का है, क्या हम लोग हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ये सिखाने वाले ऑफिसर साहिबान से मैं सवाल करता हूं कि घर में आप कट्ठे बैठने नहीं देते, मस्जिद में नमाज कट्ठे पढ़ने नहीं देते, और सीमेंट फैक्ट्री जो 100% पोल्यूटेड है और पूरे एटमॉस्फेयर को बर्बाद करके रख देती है। आप कोविड पेशेंट्स को क्या इलाज करने जा रहे हैं खुनमू में, जहां आज किसी को भी वहां पर फिजिबिलिटी नजीर साहब माजरत चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम आपकी पूरी बात नाजरीन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा है कि जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पर ये अस्पताल कायम किया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ पर जो माहौल था, जो ज़मीन हमने दी थी, वो एक पूरी तरह से इस अस्पताल के कायम करने के लिए मौजूद थी, लेकिन वजह क्या है ये सरकार जानती है। फिलहाल आपका शुक्रिया, क्योंकि हम प्रोग्राम में ज़्यादा वक्त आपको नहीं दे पाए, फिर भी आपने अपनी बात रखी और आपकी बात न सिर्फ इंतज़ामिया के अहदेदारान तक पहुंची बल्कि आपके लोगों तक भी पहुंची है। हम अपने टेक्निकल टीम को कहेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों के मसाइल इंतज़ामिया तक पहुंचाते थे, फोन लाइन ऑन करें ताकि अगर कुछ लोगों के कुछ मसाइल होंगे वो भी हम कोशिश करेंगे इंतज़ामिया तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एलजी इंतज़ामिया के बहुत बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। कुछ रोज़ कबल जो फैसला उन्होंने लिया था पूनिया वालाज के हवाले से या पालकी वालाज के हवाले से, तो उसके बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म से वाबस्ता जो लोग थे, शिकारा वाला थे, होटलियर्स थे, बहुत सारे लोग थे, उनके अंदर मायूसी पाई जा रही थी। लेकिन इस बीच इंतजामिया ने फिर एक बार फैसला लिया। ये फैसला क्या कुछ है आसिफ आपको बताएंगे, उसके बाद सीधे लोगों की बात। बिल्कुल बड़ी अहम बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से 2 दिन पहले, जहां पर जो लोग खासतौर से बच्चे यतीम हो चुके हैं उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स होंगे, और वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके लिए इंतजामिया ने फैसला किया था, खुसूसी मुराद दी जाएंगी, माली पैकेज का ऐलान किया था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 करोड़ रुपए के माली पैकेज को मंजूरी दे दी है, और इंतजामिया की तरफ से माना जा रहा है कि शायद कल का दिन छोड़कर परसों यानी पीर की सुबह तक बाज़ाब्ता अहकामात जारी किए जा सकते हैं, इस तरह के इम्कानात हैं। और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत रकूमात इन लोगों के बैंक अकाउंट्स में जाएंगी। इंतजामिया की तरफ से जो कहा गया था, इसमें शिकारा वाले थे, पोनी वालाज थे, पिट्ठू वाले थे, गाइड्स थे, डंडी वाला थे, स्लेज वालाज थे, पालकी वाले थे, और 1.66 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी 1,66,000 के करीब ये वर्कर्स जो योमिया मजदूर के तौर पर इनको भी इंतजामिया देख रही थी। तो ये सभी लोग काफी हद तक इंतजार करते थे कि काम चलेगा तभी कुछ बनेगा, और जब इनका कामकाज रुका तो इंतजामिया ने इनके लिए पैकेज का ऐलान किया, और साथ ही 18,914 वर्कर्स जिनमें शिकारा वाले या बाकी लोगों का जो हमने जिक्र किया। लेकिन खास बात यह कि इंतजामिया इस बार जो 2 करोड़ रुपए के माली पैकेज का ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है, जिसको अब बाकायदा मंजूरी मिली है, सिर्फ फॉर्मल ऑर्डर्स आने बाकी हैं। इसमें इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि कश्मीर वादी के अंदर जहां पर एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सियाहती शोबे से वाबस्ता है, उन लोगों को भी इस माली पैकेज के तहत फायदा पहुंचाया जाएगा कम से कम 2 महीने तक। चलिए, इंतजामिया के इकदामात और इन इकदामात से लोगों को क्या कुछ हासिल होने वाला है ये आसिफ बता रहे थे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है, यानी कि वक्त नहीं हुआ है। हमने लोगों का वक्त भी आज अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ा है, तो लोगों की फोन कॉल पहुंचाएंगे आप तक। प्रोग्राम में पहला कॉलर। हेलो जी, सलामुअलैकुम, आसिफ भाई जावेद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब अपनी बात जल्दी रख लीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। दो बातें मुझे बोलनी है। पहले की जो आपने रिलीफ के हवाले से बात की, मैं आपको बताते चलूं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर भी हमने एक लिस्ट भेजा जो गरीब आवाम की नहीं दे दिया गया उनको वो पैसा आज तक। अब आज हमें लग रहा है कि अगर ये हकीकतन चाहते हैं कि लॉकडाउन कामयाब रहे, जो हमने वो लिस्ट दिया है उस पर उन बेचारों गरीब आदमियों को अगर पैसा उनको मिलेगा या उनको खाने पीने का सामान मिलेगा तो ये लॉकडाउन कामयाब रहेगा। दूसरी बात दूसरा मेरा अहम मसला यह है कि गैस के हवाले से गैस के हवाले से मेरा यह मसला है कि मेरे पास सोपोर में करीबन इस वक्त 40 सिलेंडर खाली पड़े हैं। पिछले 5 दिन से मैं दर की ठोकरें खा रहा हूं कि मुझे श्रीनगर में कोई उन गैस सिलेंडर को गैस दे दे कि मैं लोगों को। आपका बहुत शुक्रिया, आपने 2 मसले उठाए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बात रखिए अपनी। आसिफ साहब, मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ। जी बताएं। आज इशफाक साहब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा वो मसला था वो ये तनख्वाह का। जी मैं खुद पॉजिटिव हो गया। अभी मैं कुछ
6 दिन बाद आईसीयू से निकला हूँ, मगर हमारी वो सारी की सारी डिमांड वैसे तनख्वाह हमारी अभी तक रिलीज नहीं हुई। कौन सा डिपार्टमेंट बताया था आपने? हेल्थ डिपार्टमेंट का हूँ, जेएलएम में अभी प्रेजेंट। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट। बहुत तो शुक्रिया। कम से कम 15 महीने की तनख्वाह हमारी बंद रखी गई है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आज दोबारा आपका मामला सुबह इंतजामिया के नोटिस में जरूर कोशिश करेंगे लाया जाएगा। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहां से? सैयद जाहिर इंदिरा जी अनंतनाग से बोल रहा हूँ जी, जल्दी से रखें अपनी बात। सर, मैंने आपको इससे पहले भी फोन किया था कि एहसास से हम रिटायर्ड मुलाजिम है, 2019 से हम रिटायर्ड हो गए, न कोई पेंशन न हमें अपनी ग्रेजुएटी न दी सैलरी मिले, किस तरीके से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी आपकी न्यूज से कर रहा था कि यूटी इंतजामिया सबू को देख रहे हैं कि रेरे वालों को भी देते हैं, टूरिज्म वालों को भी देते हैं, तो हमारे घरों के बारे में क्या सोचा, कौन हमें देता है? हम देख मांगने के काबिल भी नहीं है। परसों हमारा एक क्लार्क भाई जो रिटायर हुआ वो मर गया, उसको 3.25 लाख रुपया लग रहा था ऑपरेशन के लिए, मगर उसके पास वो पैसे नहीं थे, वो मर गया बेचारा। चलिए, इसी तरीके से हम सभी मरेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपकी बात इंतजामिया तक पहुंच चुकी होगी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं गुलाम बोल रहा हूँ बारामूला से। ये जो एलजी साहब ने ऐलान किया है उसमें कहीं टैक्सी वाला या ऑटो वाला या बाकी लोग नहीं है कहीं भी। देखिए, ये कहा गया है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ है उन सबको मिलेगा, तो शायद आप भी उसमें इंक्लूड होंगे। अलग से कैटेगरी नहीं बताई गई, लेकिन टूरिज्म का जिक्र किया गया। कोई टूरिज्म ही नहीं है बारामूला। टैक्सी ड्राइवर और बाकी ऑटो ड्राइवर या बाकी जो लोग हैं वो तो बेकार बैठे हैं। देखिए, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरीके से इसको अब डिस्ट्रीब्यूट टूरिज्म के साथ इसको जोड़ा गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा ये कुछ दिनों के बाद सामने आएगा, उसके बाद कुछ बात कर पाएंगे इस पे। हेलो, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। हेलो जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बशीर अहमद मुंशी बोल रहा हूँ। अगर हमने 8 तारीख को, पिछले 8 तारीख को एक डोज लगाया, दूसरी डोज का अभी इंतजार कर रहे हैं, उसमें 5 दिन रह गए, 6 दिन रह गया। और दूसरी बात, यहाँ नकाश है जो पेपर माशी करने वाला, वो बेचारे बैठे हैं, भूखे हैं। कुछ इंसाफ कर लो गवर्नमेंट से, कुछ उनको मदद कर लो। बिल्कुल, इंतजामिया देख रही है, हर किसी को मदद पहुंचे, इंतजामिया इस पर गौर खोज कर रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, अपनी बात जल्दी से रखिए। वालेकुम अस्सलाम। हम श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जो यहाँ पर बाहर के प्रवासी मजदूर जो काम करते हैं सर, उनके लिए कुछ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मसला प्रोग्राम में उजागर किया। मुमकिन है कि इंतजामिया इस पर गौर करेगी, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान साहिल अमीन और आसिफ रशीद को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।